हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के एपिसोड 5 में। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 5 का वीडियो लाए हैं, जिसमें कि दोस्तों 50 क्वेश्चन होगा। आपको मालूम है कि हर सेट में दोस्तों 50 क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों आज हम एडुटेरिया का जो सेट 5 है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो वर्ष 1885 में। 1885 में कौन सा स्थापना किया गया? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। दूसरों 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जबकि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई दोस्तों 1885 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी यानी कि डेथ वैली जो प्रसिद्ध है दोस्तों अत्यधिक उष्णता के कारण। अत्यधिक उष्णता के कारण क्या प्रसिद्ध है? मृत घाटी या तो डेथ वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मृदा जो होता है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। और दूसरा जो है प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित हो जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को बंगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा सर्वाधिक अधिक पाई जाती है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि जलोढ़ मृदा जो होता है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में जो दोस्तों होता है वो पोटास की मात्रा सबसे अधिक होता है। तो केवल 1 और 3 सही है। बाकी आपका जो प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित हो जाने की जलोढ़ मृदा को बंगर कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण स्थिति कब होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा जो दोस्तों है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आता है तो क्या लगता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण चंद्रमा जो आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तो अब जब क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण लगता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यूरेनियम के भंडार में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यूरेनियम के भंडार में दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष देश पर रहा है। यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष देश पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों डेवी जलसंधि जो है बेफिन की खाड़ी प्रशांत महासागर में नहीं है। बाकी 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है। डोबर जलडमरू जो है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर में है। मलक्का जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर में, लेकिन डेवी जलसंधि और बेफिन खाड़ी प्रशांत महासागर में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो भीतरकनिका जो है ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? भीतरकनिका। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा जाना जाता है। तो किस वन क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा वन जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो CFC दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFC सबसे ज़्यादा ओजोन परत को क्या होता है? क्षय पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो A.G. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? A.G. टांसले। तो A.G. टांसले आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो पश्चिम की ओर जो नदियां होती है नर्मदा होती है, माही होती है और
ताप्ती होती है, जबकि महानदी नहीं होती। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी को क्या कहते हैं? नर्मदा कहते हैं, माही कहते हैं, ताप्ती, जबकि महानदी नहीं है। तो आपको याद करना होगा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है नर्मदा है, माही है, ताप्ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 एवं 3 हो जाएगा। कौन कौन दोस्तों? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है नर्मदा है, माही है और ताप्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी प्रक्रिया है? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl की क्लोरीन करने पर क्या बनता है दोस्तों? NaCl प्लस H2O बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अपक्षेपण जो दोस्तों वो ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट जो है क्या है? विद्युत का सुचालक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो रबर जो दोस्तों है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक वस्तु का जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है दोस्तों, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वो होता है समतल और उत्तल। गाड़ी के जो ऊपर में आगे में होता है वो समतल होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? समतल व उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं? तो नर्म लोहे का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के लोहे का प्रयोग करते हैं? तो नर्म लोहे का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करते हैं? तो नर्म लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि निम्न में कौन सा पृथक्करण विधियां हैं? तो निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो इनमें से सभी रवाकरण भी है दोस्तों, आश्वासन भी है, निस्यंदन भी है, ऊर्ध्वपातन भी है। तो निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां हैं? तो आपका रवाकरण भी हो जाएगा, आश्वासन भी हो जाएगा, निस्यंदन भी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से एजेस्ट्रॉन का होता है, प्रोजेस्टेरोन का होता है, रिलैक्सिन का, सभी हार्मोन का स्राव होता है। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो एजेस्ट्रॉन का होता है, प्रोजेस्टेरोन का होता है और रिलैक्सिन का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि टेकोफेरोल का जो होता है उसका क्या प्रभाव है? तो टेकोफेरोल का जो है तो जनन क्षमता की कमी में प्रभाव करता है। टेकोफेरोल जो है जनन क्षमता में कमी करता है, जबकि नेप्टोक्विनोन जो है चोट लगने पर रक्त व थक्का जमने से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। और दोस्तों थायमिन के कारण से बेरी होता है। और साइनोकोबाल्मिन से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। एक बार फिर से दोस्तों पढ़ लेते हैं। टेकोफेरोल का जो है वो क्या प्रभाव करता है? जनन क्षमता में कमी लाता है। और नेप्टोक्विनोन जो है चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। और थायमिन के कारण बेरी होता है। और साइनोकोबाल्मिन के कारण जो है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन होता है दोस्तों वो कूटपाद के द्वारा होता है। अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है, अंतर्ग्रहण होता है, किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ लेते हैं। निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक दोस्तों क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। जबकि बल का क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन। ये तो एसआई में है, जबकि सीजीएस में बल का होता है डाइन। क्या होता है दोस्तों? डाइन। तो आपको याद रखना होगा। और दोस्तों सीजीएस में ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है। सीजीएस में अर्ग, जबकि एसआई में पूछा है
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल हो जाएगा। संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो संविधान के भाग 9 के ख में संविधान के सहकारी समिति का उपबंध किया गया है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो संविधान के भाग 9 के ख में संविधान में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय जो होता है 6 प्रकार के रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय जो होता है दोस्तों वो 6 प्रकार के रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय 5, जबकि उच्च न्यायालय दोस्तों उच्चतम न्यायालय जो होता है 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और दूसरा जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो दोस्तों आपका जो है 1, 2, 3 सही हो जाएगा। बाकी वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समेत किया गया, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता थी? तो दोस्तों केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण दिया था। 1919 में प्रांतों को कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था थी। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया था। कब दोस्तों? 1919 में, जब रौलक टेक हत्याकांड हुआ था जनरल डायल के द्वारा। तो दोस्तों 1919 के द्वारा भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता थी? तो केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया, प्रांतों की कार्यकारिणी संस्कार में द्वैत शासन की व्यवस्था लाया। इसके तहत जो है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों को बजट में अलग किया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन का मंत्रालय किससे सौंपा? तो डॉक्टर जॉन मैथाई जो था पहले मंत्रिमंडल एवं रेलवे परिवहन का जो संचालन होता है वो जिम्मा किसका सौंपा? तो डॉक्टर जॉन मैथाई को। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की संख्या, लिपि या संस्कृति का संरक्षण जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल कौन नहीं है? तो अवध दोस्तों शामिल नहीं था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल कौन नहीं है? तो दोस्तों अवध शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो 1930 अधिनियम पारित किया गया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किसान आंदोलन के प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एन.जी. रंगा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? एन.जी. रंगा के द्वारा। भारत में किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? एन.जी. रंगा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का जो संपादन था वो किसके द्वारा किया जाता है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस
कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो 1909 में लाहौर में। दोस्तों आपको याद होगा 1909 में क्या हुआ था? मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1909 में क्या हुआ था? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था वो 1909 में हुआ था। उसी तरह कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? 1909 में। कहाँ पे? लाहौर, जो कि कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष जो कार्रवाई दिवस हो जाता है दोस्तों 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। इसी तरह निम्न में कौन सा कथन जलियांवाला हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो निम्न में कौन सा कथन जलियांवाला हत्याकांड से संबंध नहीं है? तो आपका ऑप्शन है जलियांवाला कांड की जांच के लिए हंटर समिति की गठन की थी। और बी नंबर जो है शैबुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया था। इनके उपरांत गांधी जी ने केसर या हिंद की उपाधि लौटा थी। इसके उपरांत गांधी जी ने चंपारण प्रथम सफल सत्याग्रह किया था कि इसके उपरांत जो है गांधी ने प्रथम सफल का प्रयोग किया था। ये सही नहीं है। बाकी जलियांवाला बाग की कांड के लिए जो है हंटर कमेटी समिति गठित की गई थी। सैफुद्दीन किचलू जो था डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन कर रहा था। और इसके उपरांत जो है गांधी जी ने केसर ए उपाधि जो है लौटा दी थी। और भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो भारत में जो चांदी दोस्तों पाई जाती वो हड़प्पा सभ्यता काल में पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता काल में क्या पाई जाती दोस्तों? सबसे पहले जो पाई गई थी वो चांदी पाई गई थी। किस काल में पाई गई थी चांदी? हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हर्ष ने जो है शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों हर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया है? तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया है। निम्न में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना है? तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में जो है दोस्तों प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? प्रथम विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था दोस्तों वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। प्रथम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा। दोस्तों आपको याद होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम में। और उसको ध्वस्त किसने किया था? बकियतार खिलजी ने। उसको ध्वस्त किसने किया था? बकियतार खिलजी ने। और बनाया किसने था? कुमारगुप्त प्रथम ने। और प्रसिद्ध विक्रमशिला का निर्माण किसने किया था? धर्मपाल ने। आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद जीवक को भेजा था? तो बिम्बिसार ने। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद जीवक को भेजा था? तो किसके लिए भेजा था? जो दोस्तों वो पांडु रोग से ग्रसित थे, इसलिए जो है कौन भेजा था? बिम्बिसार ने अपने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिम्बिसार को भेजा था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन भारत आया था? इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में? MBT के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों थी वो कांस्य युगिनियों की, क्योंकि उस समय कांसे की बर्तन जो थी ज़्यादा थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है दोस्तों? कांस्ययुगीन सभ्यता। इसी तरह तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो तारिक ए मुबारक शाही नामक जो पुस्तक है दोस्तों वो याह्या बिन अहमदी सरंद के द्वारा लिखी गई। याह्या बिन अहमद सरंदी के द्वारा लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो निम्न में किस वायसराय का काल सबसे लंबा रहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो का काल जो कार्यकाल है सबसे दोस्तों लंबा रहा था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों का, जिसका अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना, जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एनाटॉमी। जानवरों एवं पौधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी। जिसमें जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी। इसी तरह सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया है? तो विदेशी निवासियों की आय जो है वो शामिल नहीं किया गया। कौन शामिल किया गया है? निजी प्रसारण किया गया, ब्राह्मण ऋणों पर ब्याज की प्राप्त, ब्राह्मण अनुदान शामिल किया गया, जबकि विदेशी निवासियों की आय जो उसमें शामिल नहीं किया है। कौन? घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि बाजार में मुद्रास्फीति को, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों को बिक्री खरीद को क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि आपका बिल्कुल बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है। तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी नहीं की जाती किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत आयात निर्यात की स्थापना जो थी दोस्तों वो 1982 ईस्वी में की गई थी। कब किया गया था? 1982 ईस्वी में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है वो 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो दोस्तों सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वैश्विक जो होता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करता है? तो आईएमएफ जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्न में कौन जारी करता है? तो आईएमएफ जारी करता है। दोस्तों आपका सेट का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब जो सेट में समरणीय तत्व यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, मैं अभी इसको पढ़ता हूँ। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है बिम्बिसार ने किसे हराकर अंग को मगध में मिला लिया था? तो बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो वो दोस्तों कौन था? ब्रहदत्त था। कौन था? ब्रह्मदत्त। दोस्तों ब्रह्मदत्त ने अपनी राजधानी मगध की राजधानी कहाँ बनाया था? राजगिरी को बनाया था। मगध की राजधानी किसने? ब्रह्मदत्त ने अपनी राजगिरी को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवेद जीवक को भेजा था। जब भगवान बुद्ध जो दोस्तों थे वो पांडु रोग से ग्रसित थे, इसलिए बिम्बिसार ने राजवेद जीवक को उसकी सेवा करने के लिए भेजा था। इसकी हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने थी। किसकी? बिम्बिसार की हत्या जो थी उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। बिम्बिसार की हत्या जो थी उसको किसने किया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? कुनिक के नाम से। किसको जाना जाता है? अजातशत्रु को। इनका जो दोस्तों इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। तो 32 वर्षों तक मगध पर शासन करने वाला कौन था दोस्तों? ब्रह्मदत्त था। और इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या जो थी उनके पुत्र उदयन ने किया था। अजातशत्रु की हत्या जो था दोस्तों उसके पुत्र उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना भी की थी। उदयन ने क्या किया था? उदयन ने तो उसने अपने पिता को मारा था अजातशत्रु को, और उदयन ने भी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। और कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की थी। जबकि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली किया था और कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र किया। पहले दोस्तों आपको याद रखना होगा शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली, और जबकि कालाशोक ने वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो है कि बिम्बिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिम्बिसार जो था पहले जब बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिम्बिसार पहले किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। जबकि जो दोस्तों अजातशत्रु प्रारंभ से जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु यानी कि उनका बेटा जो था
वो अजातशत्रु वो जैन धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो हुआ दोस्तों वो कालाशोक हुआ। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों वो कालाशोक हुआ। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो नंदीवर्धन था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, जबकि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो नंदीवर्धन था। और नंद वंश का संस्थापक था महापद्मन था। नंद वंश का संस्थापक जो था महापद्मन था। नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के लिए सेट इतना ही था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं एडिटोरिया के एपिसोड 6 में। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।